आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, मतलब एक ऐसा पैराडॉक्स जो किसी भी अर्थशास्त्री को सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, वो विरोधाभास ये है कि भारत का लगभग 40% खनिज भंडार यानी जो पूरी मिनरल वेल्थ है वो अकेले झारखंड राज्य में है। लेकिन इसके बावजूद ये राज्य दशकों तक औद्योगिक पिछड़ेपन और गरीबी का शिकार रहा है। मतलब जमीन के नीचे अथाह दौलत है, पर जमीन के ऊपर रहने वालों के लिए सिर्फ संघर्ष रहा है। एकदम सही कहा। और देखिए, इसी स्थिति को समझने के लिए औद्योगिक नीति की परिभाषा और उसके आर्थिक महत्व को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन यही है। हम इस नीति के दस्तावेजों, आर्थिक सर्वेक्षणों और उद्योग विभाग के फ्रेमवर्क का पूरा विश्लेषण करेंगे। और जेपीएससी परीक्षा के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि किसी भी राज्य के लिए औद्योगिक नीति सिर्फ कुछ पन्नों का दस्तावेज नहीं होती, ये एक रोड मैप होता है। झारखंड का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से रिसोर्स बेस्ड यानी संसाधनों पर आधारित है। लेकिन अर्थशास्त्र में एक टर्म है रिसोर्स कर्स, यानी संसाधनों का अभिशाप। हाँ, संसाधनों का अभिशाप मतलब जब किसी जगह प्राकृतिक संपदा बहुत ज्यादा होती है तो अक्सर वहां का बाकी विकास पिछड़ जाता है। बिल्कुल, पूरा ध्यान सिर्फ जमीन से खनिज निकालने में लग जाता है और इसीलिए एक मजबूत औद्योगिक नीति की जरूरत पड़ती है जो इस अभिशाप को तोड़कर राज्य का औद्योगिकरण कर सके। तो इस बदलाव की जरूरत को समझने के लिए हमें थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना होगा। साल 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। जी, 15 नवंबर 2000 को। हाँ, और राज्य गठन के तुरंत बाद अगस्त 2001 में ही पहले औद्योगिक नीति आ गई थी। उस वक्त तो आधारभूत संरचनाओं पर काफी जोर दिया गया था। देखिए, एक नए राज्य को खड़ा होना था। आंकड़े बताते हैं कि 2001 की नीति के तहत 26 मेगा उद्योग, 106 मध्यम उद्योग और 18,000 से ज्यादा सूक्ष्म उद्योग स्थापित हुए। सुनने में तो ये ग्रोथ काफी अच्छी लगती है, कागज पर अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे जो मानवीय और जनसांख्यिकीय प्रभाव था वो जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत संवेदनशील और जरूरी विषय है। मतलब आप विस्थापन की बात कर रही हैं? एकदम सही। बड़े कारखाने लगाने का सीधा मतलब होता है बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण। 60 के दशक के एचईसी प्लांट या चांडील बांध जैसे प्रोजेक्ट से ही विस्थापन शुरू हो गया था। और 2001 की नीति के बाद भी जो औद्योगिक विकास का अनुभव रहा, उसमें स्थानीय आदिवासियों को अपनी जड़ें छोड़नी पड़ी। इसका असर देखिए, 1931 में इस क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से अधिक थी। 50% से अधिक? हाँ, और 2001 आते आते ये घटकर मात्र 26.3% रह गई। ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक ड्रॉप है और इसका असर तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा। विधानसभा में आरक्षित सीटें 32 से घटकर 28 रह गईं। और यही वो लिमिटेशंस थीं, यही वो कमियां थीं 2001 की नीति की, जिसकी वजह से 2012 की नई नीति की सख्त जरूरत महसूस हुई। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट बन गया था जहां सिर्फ फैक्ट्रियां गिनने से काम नहीं चलने वाला था। जी है, एक ऐसी नीति चाहिए थी जो बड़े उद्योगों पर निर्भर न रहे बल्कि समावेशी विकास करे। और यहीं से 2012 की नीति का विजन यानी इसकी दृष्टि सामने आती है। तो अगर हम इस विजन को जेपीएससी के छात्रों के लिए डिकोड करें तो उसमें सबसे बड़ा फोकस किस चीज पर था? देखिए, इसमें मुख्य रूप से 4 बातों पर जोर दिया गया। पहला, औद्योगिक विस्तार। दूसरा, निवेश को बढ़ावा देना। तीसरा और सबसे अहम, रोजगार सृजन। और चौथा, संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास मतलब सिर्फ रांची या जमशेदपुर में ही सारे कारखाने ना लगें। एकदम सही। इस विजन के पीछे का आर्थिक तर्क यही था कि विकास का लाभ राज्य के हर कोने और हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। और शायद इसीलिए इस नीति में कुल 16 मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। बिल्कुल, ये 16 उद्देश्य सीधे तौर पर औद्योगिकरण को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। इनमें तीव्र औद्योगिक विकास,
निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। और मैंने दस्तावेजों में देखा है कि इसमें एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया है। हाँ, क्योंकि एमएसएमई ही वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा उद्देश्य था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को भी इस औद्योगिक विकास का सीधा फायदा मिल सके। बिल्कुल। अब अगर हम प्राथमिकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों यानी प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करें तो 2012 की नीति ने सिर्फ खनन और स्टील तक खुद को सीमित नहीं रखा। हाँ, आमतौर पर झारखंड मतलब सिर्फ माइनिंग और स्टील ही समझा जाता है। यही तो इस नीति की खासियत थी। माइनिंग, स्टील, पावर सेक्टर और सीमेंट उद्योग तो थे ही क्योंकि हमारे पास संसाधनों का फायदा है, लेकिन इसके साथ एमएसएमई सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और आईटी सेक्टर को भी प्राथमिकता दी गई। फूड प्रोसेसिंग और आईटी को जोड़ना काफी रणनीतिक लगता है। मतलब जहां एग्रीकल्चर है वहां फूड प्रोसेसिंग और जहां अच्छी कनेक्टिविटी है वहां आईटी। एकदम सही। इसके पीछे का आर्थिक तर्क यही है कि हम कच्चे माल का मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन राज्य के भीतर ही करें। लेकिन इन उद्योगों को राज्य में लाने के लिए कुछ प्रोत्साहन या इंसेंटिव्स भी तो जरूरी होंगे। कोई कंपनी पलामू या गढ़वा में क्यों जाएगी? यहीं पर नीति की प्रोत्साहन संरचना यानी इंसेंटिव स्ट्रक्चर काम आता है। इस नीति में राज्य को विकसित और पिछड़ेपन के आधार पर ए, बी और सी इन 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। हाँ, ये कैटेगरी समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वहां 7% की सब्सिडी तय की गई। और जो विकासशील क्षेत्र हैं यानी श्रेणी बी, वहां 10%। बिल्कुल। और जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं श्रेणी सी, वहां उद्योग लगाने पर सबसे ज्यादा 15% की पूंजीगत सब्सिडी दी गई, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए रखी गई। 5 करोड़ रुपए तक। तो इसका सीधा मकसद यही था कि निवेश पिछड़े इलाकों की तरफ जाए। इसके अलावा टैक्स और बाकी चीजों में भी तो छूट दी गई होगी। जी, टैक्स इंसेंटिव्स, ब्याज पर सब्सिडी, बिजली पर सब्सिडी और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया। स्टैम्प ड्यूटी में भी कुछ छूट थी क्या? हाँ, स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी गई ताकि जमीन खरीदने और रजिस्ट्रेशन की लागत कम हो सके। इन सब का मुख्य उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक प्रभाव को बढ़ाना था। अब थोड़ा एमएसएमई विकास रणनीति पर बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि रोजगार के लिए ये सबसे जरूरी है। देखिए, बड़े उद्योगों में पूंजी ज्यादा लगती है लेकिन रोजगार कम मिलते हैं। एमएसएमई इसका उल्टा है। इसलिए नीति में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकास रणनीति अपनाई गई। मतलब एक जैसे छोटे उद्योगों को एक ही जगह पर विकसित करना। बिल्कुल। इससे उन्हें कच्चा माल और तकनीक साझा करने में आसानी होती है। अब सवाल ये है कि ये सब लागू कैसे होगा? हाँ, संस्थागत ढांचा या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा था? इसके लिए राज्य सरकार और उद्योग विभाग की भूमिका को बहुत स्पष्ट किया गया। सबसे बड़ा कदम था सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत। मतलब निवेशकों को अब अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एकदम सही। समयबद्ध क्लियरेंस मिलने लगी और इसमें झारखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी जियाडा और जेएसआईडीसी की भूमिका बहुत अहम कर दी गई। और एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था लैंड बैंक का कॉन्सेप्ट। हाँ, विस्थापन की समस्या को रोकने के लिए ये एक गेम चेंजर था। सरकार ने जिला स्तर पर लैंड बैंक बनाए, यानी जो गैर कृषि या सरकारी जमीनें थीं, उनका एक पूल बना लिया, ताकि कंपनियों को सीधे ग्रामीणों से जमीन अधिग्रहित ना करनी पड़े, जिससे टकराव की स्थिति ही खत्म हो जाए। बिल्कुल, सरकार सीधे अपने लैंड बैंक से जमीन आवंटित कर सकती थी और औद्योगिक पार्कों को विकसित करने के लिए पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपनाया गया। तो ये सब औद्योगिक अवसर रचना विकास यानी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आता है। जी, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। अब अगर हम इसके आर्थिक महत्व को देखें तो इस नीति ने राज्य के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी बड़ी भूमिका निभाई? इसका प्रभाव बहुत गहरा था। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर इसका सीधा असर पड़ा और सबसे खास बात स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास। हाँ, मैंने पढ़ा था कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित की गई। बिल्कुल, और रांची दुमका में मिनी टूल रूम्स बनाए गए ताकि युवाओं को आधुनिक मशीनों पर ट्रेनिंग मिल सके और वो सीधे फैक्ट्रियों में काम कर सकें। ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्लो।
अब जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अगर हम विजुअल सिंक्रोनाइजेशन यानी इन्फोग्राफिक्स को वर्बली एक्सप्लेन करें। देखिए, अगर हम विजन से आउटकम्स तक के फ्लो चार्ट को दिमाग में रखें तो सबसे ऊपर है हमारा विजन यानी समावेशी विकास। उससे निकलते हैं 16 ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, जिसमें सिंगल विंडो और लैंड बैंक है, और अंत में आउटकम्स आते हैं यानी रोजगार और संतुलित विकास। और अगर इंसेंटिव स्ट्रक्चर के डायग्राम को देखें तो वो ए, बी और सी कैटेगरी में बटा हुआ है। 7, 10 और 15% सब्सिडी। बिल्कुल। और इंस्टीट्यूशनल फ्लो चार्ट में सबसे ऊपर राज्य सरकार, फिर उद्योग विभाग और उसके नीचे क्रियान्वयन एजेंसियां जैसे JSIDC काम करती हैं। तो चलिए जेपीसी प्रीलिम्स एग्जाम फोकस के तहत कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार तेजी से समेट लेते हैं। जी, प्रीलिम्स के लिए याद रखना जरूरी है कि ये नीति साल 2012 में आई थी। इसमें कुल 16 प्रमुख उद्देश्य थे। और इसके प्रायोरिटी सेक्टर सिर्फ माइनिंग नहीं बल्कि MSME और फूड प्रोसेसिंग भी थे। श्रेणी C, जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां अधिकतम सब्सिडी 15% या 5 करोड़ रुपए थी। और स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी संस्थानों में 25% आरक्षण था। ये सभी संभावित प्रीलिम्स के प्रश्न हैं जिन्हें छात्रों को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। हमने देखा कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड बैंक और कौशल विकास के जरिए एक बेहतरीन रोड मैप तैयार किया गया। लेकिन जब किसी क्षेत्र के पास इतनी असीम प्राकृतिक संपदा होती है तो असली चुनौती केवल निवेशकों को खोजना नहीं रह जाती। असली चुनौती ये होती है कि जमीन के नीचे दबी हुई उस अपार संपत्ति का लाभ जमीन के ऊपर रहने वाले उन मूल निवासियों तक कैसे पहुंचे जिन्होंने सदियों से उस जमीन को संजो कर रखा है। क्या आधुनिक नीतियां कभी वास्तव में उस ऐतिहासिक खाई को भर सकती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम उस खोई हुई आबो हवा और पारिस्थितिकी तंत्र की भरपाई कभी कर पाएंगे? ये ऐसा सवाल है जिस पर हमें विचार करते रहना होगा। इस विस्तृत क्लासरूम लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जेपीएससी की तैयारी के लिए ऐसे ही विस्तृत लेक्चर्स आपको मिलते रहें।